जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जो जंतु होता है, जंतुओं से खाद्य उत्पादन में वृद्धि। और इसके बाद जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक एक तरह से कर सकते हैं, और ये है प्लांट ब्रीडिंग, पौधों के बारे में कि पौधा से हम लोग किस प्रकार से खाद्य उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस थोड़ा सा ही आपको कठिन पड़ेगा, नया टर्मिनोलॉजी है इसमें कई तरह से, तो इसको अच्छा से पढ़ना है, समझना है और बार बार पढ़ के इसको याद कर लेना है। इसके बाद आता है इसमें पहला जो है वो है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली हम लोग को पादप की नई किस्म, अगर उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो देखना होगा कि पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले बात होता है कि पौधा जो होता है वो कई प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि पौधों से जो नुकसान होता है, इसका मतलब कि पौधे जो हैं वो कई प्रकार के जो मौसम के प्रभाव होते हैं, ठंडा होता है, गर्मी होता है, अत्यधिक पानी होता है, या जो जल की गुणवत्ता होता है, कहने का मतलब उसमें नमक है, लवणता है कि नहीं है, इन सब चीज़ों से क्या होता है उनका उत्पादन क्षमता प्रभावित होता है। पौधे जो होते हैं उनके ऊपर खाद और उर्वरक का असर नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना, उनको बेहतर करने के लिए पादप प्रजनन कराया जाता है। और जब हम लोग पादप प्रजनन कराते हैं तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमको छुटकारा मिलता है। देखिए पादप प्रजनन क्या होता है, कहा है कि वांछित पादप किस्मों को, वांछित पादप किस्म कहने का मतलब होता है अच्छे गुण वाले, बेहतर गुण वाले पादप किस्म को विकसित कर उनसे अधिक उपयोगी, रोग प्रतिरोधी, सूखा एवं लवण प्रतिरोधी एवं यहाँ पर कह रहा है अपेक्षाकृत अत्यधिक उत्पादन वाले पौधों का विकास पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन का सीधा सा मतलब है कि हमको एक ऐसा पौधा विकसित करना है जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, अधिक हो, जिनका उत्पादन क्षमता क्या हो, अधिक हो, जिनके प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट है उनका क्वालिटी क्या हो, बेहतर हो, जिनके ऊपर सूखा और लवण का प्रभाव न पड़े, जो खाद और उर्वरक के प्रति अत्यधिक क्या हो, संवेदनशील हो, और जिनका उत्पादन क्षमता क्या हो, सबसे अधिक हो। ऐसे पौधों को विकसित करने की जो विधि होती है उस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। इसके बाद आता है कि पादप प्रजनन जो होता है वो हम लोग क्या क्यों कराते हैं, उससे हमको फायदा क्या होता है। तो पादप प्रजनन से लाभ हम लोग को देखना है। तो लाभ में अगर हम लोग देखें तो पादप प्रजनन से क्या क्या लाभ होता है, तो पहला होता है पादप प्रजनन से उच्च गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है जो क्रॉप्स होते हैं, जो उनका अनाज होता है, अनाज में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, या कह सकते हैं कि जो विटामिन होते हैं उनकी मात्रा को क्या किया जा सकता है, पादप प्रजनन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे किया जाता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उच्च गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन देने वाले जो प्रोडक्टिविटी हो वो क्या हो, उनका अधिक हो, वैसे पौधों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। दूसरा है कि पादप प्रजनन से विकसित किए गए जो पौधे होते हैं वो रोग प्रतिरोधी। रोग प्रतिरोधी का मतलब होता है कि इनके ऊपर बीमारियों का असर कम होता है, ठीक है। जैसे हमारे फसल जो होते हैं वो कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित जाते हैं, कई प्रकार के कीट और पीड़क जो होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पादप प्रजनन से तैयार किए गए जो पौधे होते हैं उनके ऊपर कीट और पीड़कों का जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है, न के बराबर होता है। तो ये पादप प्रजनन से ही होता है कि हम लोग रोग प्रतिरोधी फसलों का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप प्रजनन द्वारा अत्यधिक जो गर्मी पड़ता है, सूखा हो जाता है, एवं लवण का मतलब होता है सॉल्ट, कहीं का पानी जो है वो ज़्यादा खारा है, उसके कारण भी पौधे क्या हो जाते हैं, उनका खराब हो जाते हैं। तो ये ताप, सूखा एवं लवण प्रतिरोधी जो फसल होते हैं उनका विकास किया जाता है, किसके द्वारा, पादप प्रजनन द्वारा। नेक्स्ट है पादप प्रजनन से विकसित किए गए जो पौधे होते हैं वो खाद एवं उर्वरक के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील। खाद एवं उर्वरक के प्रति संवेदनशीलता का मतलब ये है कि उनके अगर कम खाद या उर्वरक का भी प्रयोग किया जा रहा है तो अच्छे से क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिनसे फसलों की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये है पादप प्रजनन से कुछ लाभ, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को जो पादप प्रजनन, ये तो एक तरह से हम लोग चैप्टर का भूमिका बनाए हैं यहाँ से टॉपिक का, तो इसको आप लोग ऐसे ही क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए पादप प्रजनन जो होता है उसको कराने के लिए उसको कई स्तरों में बांटा गया है, कई स्टेप में पादप प्रजनन पूरा होता है।
और अभी हम बताएं कि पादप प्रजनन में हमको उच्च उत्पादन क्षमता वाले, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले, लवण प्रतिरोधी और खाद्य रोग के प्रति जो पौधे संवेदनशील होते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, ऐसे पौधों गुणों वाले पौधों को क्या करना है, प्रजनन कराना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर वो ऐसे पौधे जो इन सभी जिनके अंदर ये गुण मौजूद होते हैं, जो उनका उत्पादन क्षमता अधिक होता है, ऐसे पौधे जो रोग प्रतिरोधी होते हैं, ऐसे पौधे जो लवण और सूखा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ऐसे पौधे, उन सभी पौधों को क्या करना होगा, एकत्रित करना होगा। और ऐसे पौधों को एकत्रित करने होगा जो पुराने समय से, बहुत लंबे समय से, बहुत पूर्वजों के समय से क्या हो रहा है, जिनको लोग खेतों में लगाते आ रहे हैं और जिनके ऊपर ये लवण सूखा ये सब का प्रभाव कम पड़ता है, ऐसे पौधों को क्या करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। तो ऐसे पौधे जिनको किसी भी क्षेत्र में बहुत पुराने समय से लगाया जा रहा है, ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं पौधों का जंगली प्रजाति बोलते हैं। तो एक तरह से हम लोग कहते हैं कि विविध गुणों वाले पौधों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देश के अलग अलग भागों से एकत्रित करेंगे। तो उसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता का संग्रह। तो पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता का संग्रह। इसमें देखिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसमें आज वाला जो लेक्चर, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको देखिएगा ध्यान से, बारी बारी से, एक एक स्टेप, बड़ा बड़ा स्टेप है। पहला है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले फसल, सस्य का मतलब फसल होता है, फसलों के जंगली प्रजाति। जंगली प्रजाति का मतलब अभी हम बताएं कि ऐसे फसल जो किसी भी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से, पुराने समय से क्या हो रहा है, जिनको लगाया जा रहा है, से आनुवांशिक रूप से भिन्न जीनों एवं गुणों वाले पौधों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आनुवांशिक रूप से भिन्न जीन एवं गुणों वाले पौधों का मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जब पौधे लगाए जाते हैं, उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बेहतर गुण मौजूद होते हैं, और ऐसे गुण वाले पौधों को हम लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र से अध्ययन करने के बाद उनको वहां से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पौधों को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अनुवांशिक रूप से भिन्न गुण वाले पौधों को कलेक्ट करते हैं, एक तरह से उनका हम लोग जीन कलेक्ट करते हैं। एक तरह से ऐसे पौधों को, जीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। और जब अनुवांशिक रूप से भिन्न जीन वाले पौधों को एकत्रित किया जाता है, जीनों का संग्रहण किया जाता है, तो उसका संग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन द्रव संग्रहण बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनशीलता का संग्रहण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले फसलों के जंगली प्रजाति जो पुराने समय से लगाए जा रहे हैं, से आनुवांशिक रूप से जो भिन्न होते हैं, जो गुणों में बेहतर होते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और इस प्रकार से किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के, जीन जो होते हैं, जो उनके अंदर बेहतर गुण के लिए जिम्मेवार जीन होते हैं, उनके विविध प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, समस्त संग्रहण करते हैं। और उनका जब संग्रहण किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन द्रव संग्रहण कहते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये डेफिनेशन पूछता है कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है कि इस प्रकार, यहाँ से नोट करेंगे लेकिन डेफिनेशन लिखाएगा कि इसका जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है, इस प्रकार किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों का जो विविध प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है, उनका समस्त संग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन द्रव संग्रहण बोलते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो परिवर्तनशीलता का संग्रहण है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो है, ये किसी भी प्रकार के जो प्रजनन होता है, पादप प्रजनन होता है, उसका मूल आधार होता है, बेस होता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, पादप प्रजनन के लिए अलग अलग गुणों वाले पौधों को एकत्रित करना होता है कि किनके किनके बीच में हमको क्या करना है, क्रॉस कराना है। तो ये हुआ, ये पहला पॉइंट है, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट करते हैं। अब देखिए, पहला जो स्टेप था उसमें हम लोग क्या किए थे, परिवर्तनशीलता का संग्रहण किए थे। अब जो भी आप लोग एक तरह से सैंपल के रूप में देश के अलग अलग कोनों से जो पौधों को लाते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनका गुण क्या होगा, बाकी सभी पौधों से क्या होगा, बेहतर होगा। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या करेंगे, अब वहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, चयनित करेंगे, जो संग्रहण करके लाए हैं उन्हीं में से अब क्या करेंगे, कुछ ऐसे पौधों का चयन करेंगे जिनके बीच हमको क्रॉस कराना है। तो उनको पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं उनसे। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, सेकेंड पॉइंट कर रहा है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन लक्षणों के वांछनीय संयोजनों के लिए। लक्षणों के वांछनीय संयोजन करने का मतलब है कि
अलग अलग जो लक्षण होता है वो अलग अलग पौधा में मौजूद होता है। तो वो अलग अलग जो लक्षण है उन सभी लक्षणों को कैसे एक साथ कर करके एक ही पौधा में हम लोग क्या करें, उसको लाएं। इसके लिए उनको हम लोग क्या कराते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे, उनको क्रॉस कराएंगे तो उनका संयोजन करना होता है। जो लक्षण अलग अलग पौधा में मौजूद होते हैं उनको हमको एक साथ लाना है। तो इसलिए बोला है कि लक्षणों के वांछनीय संयोजनों के लिए जनन द्रव का मूल्यांकन किया जाता है। लक्षणों का संयोजन करना है तो उसके लिए हम लोग जो भी कलेक्ट करके लाए हैं पौधों को, उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कौन से लक्षण जो है, कौन से गुण वाले पौधे जो हैं उनको कौन से गुण वाले पौधों के साथ क्या कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, ताकि लक्षणों का जो संयोजन हो वो आसानी से हो सके। उनका मूल्यांकन किया जाता है जिससे चयनित पौधों को, और उसके बाद मूल्यांकित कर लिए और उसके बाद जिनके जिनके बीच में हमको क्रॉस कराना है उसको हम लोग क्या कराते हैं, उनका बहुगुणित करते हैं। उनको बहुगुणित करने का मतलब होता है उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, छोटे स्तर पर उनको लगाया जाता है ताकि वो फसल जो है वो थोड़ा सा बढ़े और वो उत्पादन जो हो उनका वो अधिक हो। तो उनकी मात्रा को बढ़ाना ही क्या करता है, बहुगुणित करना होता है। तो बोल रहा है कि जिससे चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग फिर हम लोग किसके लिए करते हैं, आगे क्रॉस के लिए करते हैं, संकरण के लिए करते हैं। तो दो स्टेप हुआ। पहला हुआ परिवर्तनशीलता का संग्रहण, जो देश के अलग अलग प्रजाति में उगाए, पुराने समय से उगाए जाने वाले जो जंगली प्रजाति होते हैं उनमें जो विशेष गुण वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, एकत्रित करके लाते हैं। इसके बाद जो एकत्रित करके लाए हैं उन पौधों में भी जो बेहतर गुण वाले हैं, ऐसे पौधे किनके गुण वाले पौधों के बीच में हम लोग क्रॉस करा सकते हैं, संयोजन करा सकते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं। और उसके बाद उनका क्या किया जाता है, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, बहुगुणित किया जाता है। इसके बाद क्या कराया जाता है, तीसरा स्टेप में संकरण। ये संकरण क्या होता है, देखिए करेंगे चयनित जनकों के बीच पर संकरण। इसमें दो विभिन्न लक्षण, जो अलग अलग लक्षण वाले दो पौधों को सेलेक्ट किए, अब उनके बीच में हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे और जिससे एक नया गुण वाले पौधा का क्या होगा, विकास होगा। तो इसमें दो विभिन्न लक्षण वाले पादपों के बीच क्रॉस से दो विभिन्न गुणों का क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है ना। एक मान लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए, देखिए एक प्रोटीन किस्म वाला जनन द्रव्य संग्रहण से एक प्रोटीन किस्म वाला पौधा को हम लोग अलग किए और दूसरा पौधा जो है वो रोग प्रतिरोधी किस्म वाला है। अब ये दोनों जो गुण है वो अलग अलग पौधा में मौजूद है। तो इनको हम लोग क्या कराएंगे, इनका संयोजन करेंगे, इनको एक ही पौधा के अंदर लाएंगे। और इसके लिए क्या किया जाता है कि दोनों अलग अलग गुण वाले पौधे जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो परागण की क्रिया होती है, इसके परागकण को इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे या इसके परागकण को इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद ये जो होंगे इनके अंदर बीज प्रोड्यूस होगा और वो जो बीज प्रोड्यूस होगा जो इनके और इनके बीच क्रॉस से उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर इसका भी कैरेक्टर मौजूद होगा और इसका भी कैरेक्टर मौजूद होगा, प्रोटीन किस्म। तो ये जो पौधा विकसित होगा इसको ये जो इसके अंदर प्रोटीन किस्म का भी होगा और ये रोग प्रतिरोधी किस्म का भी होगा। और ये दो अलग अलग किस्म के पौधों से विकसित होने वाले ये एक नवीन पौधा है जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। पेरेंट्स के अंदर एक एक गुण मौजूद है जबकि इसके अंदर दो अलग अलग गुण मौजूद है। दो अलग अलग गुणों का क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। और ऐसे पौधे जिनका विकास दो अलग अलग किस्म के पौधों के क्रॉस से होता है, ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, संकर किस्म का पौधा कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये क्रॉस। अब ये जो क्रॉस कराए हैं ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। और जो बहुत सारा पौधा लगाते हैं तो उनमें से कोई हजारों लाखों पौधा में से एक दो ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर ये जीनों का क्या होता है, संयोजन होता है, गुणों का संयोजन होता है, बाकी पौधों में नहीं होता है। तो फिर हमको क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस कराने के बाद ऐसे हजारों पौधों में से ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके अंदर क्या हुआ है, जीनों का संयोजन हुआ है। ठीक है ना। तो इसके बाद उसको हम लोग नोट के रूप में लिखेंगे। पहले इसको क्या करिए, नोट करिए। देखिए दो अलग अलग पौधों के क्रॉस से गुणों का संयोजन जो होता है वो आसान प्रक्रिया नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर संकरण या गुणों का जो संयोजन करा रहे हैं हम लोग, अलग अलग पौधा के गुण को एक साथ ला रहे हैं, संयोजन कठिन एवं अधिक समय लेने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। कठिन भी कराना कठिन भी होता है और इसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सामान्यतः
कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में जब हम लोग सैकड़ों सौ हजारों क्रॉस कराते हैं तो उनमें से एक ऐसा पौधा होता है, केवल एक पौधा ही में ही वांछनीय संयोजन क्या होता है, प्रदर्शित होता है। दोनों के दोनों गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग क्रॉस करा दें और बार बार जल्दी जल्दी क्या हो, अलग अलग जो लक्षणों का संयोजन वाले पौधे हो वो प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग हजारों क्रॉस कराते हैं तो उनमें से कोई कोई ऐसा पौधा होता है जिनमें वो दोनों के दोनों गुण एक साथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये इसीलिए इसको कठिन बोला है। इसके बाद मान लीजिए अब वो क्रॉस करा दिए और कुछ पौधे जो हैं जिनमें से जीनों का संयोजन भी, गुणों का संयोजन भी क्या है, हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चौथा स्टेप आता है श्रेष्ठ पुनर्योग। जो पुनर्योग का मतलब जिनके अंदर गुणों का संयोजन हो गया है वैसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर पौधे। वो श्रेष्ठ पुनर्योग को हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे और चयन करने के बाद उनके अंदर जीनों का जो संयोजन हुआ है वो कैसा हुआ है, वो उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं, इन सभी का क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, श्रेष्ठ पुनर्योग का चयन तथा उनका परीक्षण करा कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब जो भी हम लोग जीनों का संयोजन किए हैं, तो एक पौधा है, दो पौधा है, तीन पौधा है, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनका खेती करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनके बीच में जो 4, 5 या 10 पौधे जो हम लोग को संयोजन वाले प्राप्त हुए, उनके बीच में भी जो सबसे बेहतर जो प्रदर्शित कर रहा है, गुण को प्रदर्शित कर रहा है, वो कौन सा पौधा है। तो उनके बीच में ये पता कैसे चलेगा, जब एक दूसरे के बीच में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा बेहतर संयोजी गुण वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जब सबसे बेहतर गुणों का क्या हुआ है, संयोजन हुआ है, ऐसे पौधों का क्या करेंगे, हम लोग चयन करेंगे वहां से, एवं उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। वैज्ञानिक चयन करने के बाद देखा जाता है जो वैज्ञानिक विधि है उसके द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, तथा लक्षणों के विसंयोजन को रोकने के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार लक्षण, एक पौधा के अंदर दोनों लक्षण आ गया तो आगे उसके जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गुणों का विसंयोजन ना हो जाए, गुण पुनः से अलग अलग ना हो जाए, इसको रोकने के लिए हम लोग अंतः प्रजनन, जैसे जंतु में पढ़े थे अंतः प्रजनन की विधि, कि काफी निकटतम जंतुओं के बीच में जब क्रॉस होता है उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पौधों में स्वपरागन होता है, खुद के परागण से खुद को क्या कराते हैं, उनको हम लोग निषेचित कराते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि तथा लक्षणों के विसंयोजन को रोकने के लिए कई पीढ़ी तक लगातार हम लोग क्या कराते रहते हैं, स्वपरागन कराते रहते हैं। स्वपरागन जो होता है एक प्रकार से अंतःप्रजनन के द्वारा जैसा ही होता है। जब हम लोग स्वपरागन कराते जाएंगे तो उससे जो जीन, उस गुण के लिए जो जिम्मेवार जीन हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगा, समरूपता आ जाएगा, वो एक ही प्रकार के हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और जब वो शुद्ध जीन हो जाएगा तो फिर उनका विसंयोजन नहीं होगा, वो संयुग्मजी अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और जब एक दूसरे से वो अलग नहीं होंगे तो गुणों का भी विसंयोजन नहीं होता है। तो चौथा पॉइंट के अंतर्गत यही कह रहा है कि हम लोग को जो भी विसंयोजित गुण वाले पौधे प्राप्त हुए हैं, उनमें से भी जो श्रेष्ठ विसंयोजित गुण वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग चयन करते हैं। चयन करने के बाद उनको वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, तथा उनके गुणों को विसंयोजन से, उनको अलग होने से रोकने के लिए हम लोग उनमें क्या कराते हैं, स्वपरागन कराते हैं। और स्वपरागन कराने से क्या हो जाता है, एक ही प्रकार के जीनों का विकास हो जाता है। जीन जो है वो संयुग्मजी अवस्था में बदल जाते हैं, जिससे गुणों का विसंयोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये है चौथा पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है, उसको देखते हैं। तो पहले इसको नोट करिए। पादप प्रजनन का ये पांचवा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। कह रहा है कि नए कंसनों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। ठीक है ना, परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग, फिर उसके बाद उसको रिलीज करना, ठीक है ना, और उसके बाद होता है उसका कमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण। इसको देखिए क्या होता है, कह रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषता, कौन कौन से मूल आधार होते हैं विसंयोजित गुण वाले पौधों को अलग करने वाले, जिनके अंदर गुणों का संयोजन हुआ है, ऐसे पौधों को कौन कौन से गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, वो देखिए। तो इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषता, जैसे उच्च उत्पादन क्षमता होना चाहिए, रोग प्रतिरोधकता होना चाहिए, सूखा एवं लवण निरोधी होना चाहिए। ऐसे गुणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नए नए जो कंसन होते हैं, कंसन का मतलब जो पौधे तैयार किए हैं जिनमें संयोजित गुण मौजूद हैं, वैसे गुणों के आधार पर नए पौधों को हम लोग क्या करते हैं,
मूल्यांकित करते हैं, उनको अलग करते हैं। फिर उसके बाद जो अलग किए हुए मूल्यांकित किए हुए जो पौधे हैं जिनमें ये सभी गुण मौजूद है, उनका टेस्टिंग होता है। और टेस्टिंग करने के लिए उनको अनुसंधान क्षेत्र में जो प्रयोगशाला होता है उसके आसपास के जो खेत होते हैं वहाँ पर छोटे स्तर पर उनको क्या किया जाता है, पहले उगाया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले जो प्रयोगशाला वाले खेत हैं वहाँ पर पर्याप्त वैसा स्थान जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, सिंचाई एवं अन्य फसल उत्पादन के जो साधन होते हैं, समुचित फसल प्रबंधन उपलब्ध हों, वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर उगा रहे हैं और वहाँ पर अगर उनका रिजल्ट बेहतर आता है जैसा सोचे, जिस उद्देश्य से उनको तैयार किया गया था, अगर वो उसमें क्या होते हैं, खरे उतरते हैं, तो उसके बाद लिखा हुआ है कि अनुसंधान खेत में मूल्यांकन के बाद अगर वो वहाँ पर वो खरे उतरे हैं उस गुण में, पौधों के परीक्षण देश भर में, उनको अलग अलग देश भर में क्या क्या किसानों के जो खेत होते हैं वहाँ पर पुनः दोबारा टेस्टिंग के लिए 3 ऋतु तक क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो परीक्षण देश भर के किसानों के खेत में 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इसके बाद ये 3 ऋतु इम्पोर्टेंट है, 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इसके बाद उनके अब 3 ऋतु तक परीक्षण करने के बाद यदि वो जो तैयार किए गए फसल हैं वहाँ के स्थानीय फसल से बेहतर हैं, उत्पादन क्षमता में बेहतर है, उनका रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या है, स्थानीय फसल से जो पहले से उगाए जा रहे हैं फसल से उनसे अधिक है, ठीक है ना, उनमें खाद उर्वरक के प्रति जो संवेदनशीलता है वो स्थानीय फसल से अधिक है। अगर ये सब हो रहा है उनके साथ तो ही हम लोग क्या करते हैं, अगर वो इस प्रकार के परीक्षणों में खरा उतरते हैं तो उनके बाद क्या होता है, उनका व्यापारीकरण होता है। और व्यापारीकरण का मतलब होता है उनको देश बड़ी मात्रा में उगा करके देश के अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो वही लिखा है कि स्थानीय फसलों से तुलना की जाती है, परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यापारीकरण के लिए अधिक मात्रा में उन्हें क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो ये है टोटल 5 पॉइंट जो है, इसमें फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहला था हम लोग देखे थे परिवर्तनशीलता का संग्रहण। परिवर्तनशीलता का संग्रहण में हम आपको बताए थे कि देश के अलग अलग भागों से हम लोग ऐसे जो जिनमें बेहतर गुण होते हैं, जिनमें उच्च उत्पादन क्षमता वाले गुण मौजूद है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं, ऐसे गुण वाले पौधे को हम लोग जंगली प्रजाति जो होता है, जो पहले से उगाए जा रहे हैं, ऐसे प्रजातियों को हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और एक प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनुवांशिक गुण वाले पौधों को एकत्रित कर रहे हैं। तो उनके जीनों का जो विविध प्रकार होता है उसका जब हम लोग संग्रहण करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं, जन्म द्रव संग्रहण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेलेक्ट करके जंगली प्रजाति लाए हैं हम लोग, उन जंगली प्रजातियों को हम लोग क्या करते हैं, उन जंगली प्रजातियों में से भी जो बेहतर है कि किनके बीच गुणों का संयोजन हो सकता है, ऐसे पौधों को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में जब ऐसे पौधों को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप जो होता है कि जो चयनित जनक होते हैं, जो अलग अलग गुण वाले जनक होते हैं, उनके बीच में हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जैसे भी हम लोग देखें प्रोटीन किस्म और रोग प्रतिरोधी जो अलग अलग गुण है, जो अलग अलग पौधा में मौजूद है, उनके बीच में हम लोग क्या कराए, क्रॉस कराए। और उनके बीच में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उनसे एक ऐसा पौधा का विकास होता है जो अलग अलग पौधों का गुण जो है वो एक ही पौधा में मौजूद है। और ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं संकर पौधा, ठीक है ना, जिनमें दो अलग अलग पौधों का गुण क्या हुआ है, संयोजित हुआ है। अब ये बताया गया कि ये जो संकरण का ये जो प्रोसेस था ये आसान तरीका नहीं होता है, आसान प्रोसेस नहीं होता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। और हजारों पौधों को जब हम लोग ग्रो कराते हैं तो उनमें से 1-2 ही ऐसे पौधे होते हैं जिनमें इस तरह का जीनों का गुणों का क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया कि कौन कौन से संयोजन हो गया। इसके बाद ऐसे पौधों को चयन करेंगे जिनमें ये जो गुणों का संयोजन हुआ है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है। और उसके बाद उनके जीनों गुणों को संयोजित होने से अलग होने से रोकने के लिए उनमें क्या कराते हैं, स्वपरागन कराते हैं। स्वपरागन कराने के बाद हम लोग क्या कराते हैं, उनका कई प्रकार का टेस्टिंग होता है। पहले अनुसंधान क्षेत्र में टेस्टिंग होता है, अगर वहाँ पर वो खरे उतर गए तो फिर उनको देश के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है और वहाँ पर किसानों के खेत में उनको 3 ऋतु तक क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अगर 3 ऋतु तक उगाने के बाद उनका तुलना वहाँ के स्थानीय फसल से, जो पहले से उस फसल, मान लीजिए धान का फसल पहले से लगाया जा रहा है और ये धान के फसल
फसल मान लीजिए बेचना है तो ऐसे थोड़े होगा, हम वहाँ पर कहेंगे कि ये फसल बेहतर है तब ना वो कोई किसान आपका फसल खरीदेगा। तो वहाँ पर क्या कहता है कि वो स्थानीय फसल जो होते हैं उनसे नए फसल की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और सभी प्रकार के गुणों में अगर वो खरा है तो फिर उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है बड़ी मात्रा में, और उत्पादन करने के बाद उसका क्या किया जाता है, बाजारों में बेचा जाता है। तो ये था पादप प्रजनन का एक तरीका। तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको 5 नंबर में आएगा। तो इसको क्या करना है कि बार बार इसको देखना है, पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। वो पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तो कोशिश करेंगे आपको बताने का, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से ही समझ में आएगा, इसको पढ़ के ही समझना। पहले एक बार नोट करिएगा, उसके बाद नोट करने के बाद कॉपी पर लिखने के बाद क्या करना है, वीडियो देखते जाना है और लाइन बाय लाइन क्या कर जाना है, समझते जाना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही।